आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर अब वक्त हो गया है आपकी डेली डोज का, और मैं हूं आपके साथ आपके अपनी रॉकिंग रश्मि। जी हाँ दोस्तों, रेडियो डॉक्टर में आज के एपिसोड में आपके लिए हम खास तौर पर लेकर आए हैं एक विशेष विषय, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह, जो शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आज से लेकर 30 अप्रैल तक ये चल रहा है। इस विषय से जुड़ी आपको जानकारी भी देंगे, आपके सवालों का उत्तर भी देंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है टीकाकरण, या इसके बारे में क्या क्या आप जान सकते हैं, क्या क्या सवाल आपके हो सकते हैं। ये सब जानकारी लेंगे हम हमारे आज के एक्सपर्ट से। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रताप सिंह, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लिसनर्स का भी स्वागत हो गया है, हमारे सर का भी स्वागत हो गया है, और साथ साथ आज से स्वागत हो गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और ये एक्चुअल में क्या होता है। जी, ये बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा है कि जो ये वीकली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है आज से, इसकी जो थीम है वो है ह्यूमनली पॉसिबल। ह्यूमनली पॉसिबल के अगर हम सब लोग मिलकर एक एफर्ट डालेंगे, तो जो हमारा वैक्सीनेशन है, ये सभी जो इतने भी हमारे अडल्ट्स हैं, बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो 100% कवरेज होगा। उसका बेनिफिट ये है, फ़ायदा ये है कि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा, उसका कवरेज जितना ज़्यादा होगा, तो जो वैक्सीन रिलेटेड प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, उनसे जो हमारा बचाव है वो एक तरह से जो है 100% होगा। तो इसीलिए जो वैक्सीन का शेड्यूल है बच्चों में, बड़ों में या प्रेग्नेंट लेडी में, सरकार ने भी इसके प्रोग्राम चलाया हुआ है। अगर उस तरीके से हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिजीजेज हैं वो 100% हम उनसे बचाव कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका बचाव वैक्सीनेशन के द्वारा हो सकता है, उस बारे में भी हम जानेंगे, और भी बहुत सारी जानकारियां आज डॉक्टर साहब हमारे लिसनर्स को भी देंगे, हमें भी देंगे। तो आपके क्या क्या सवाल हैं, यदि आप भी कोई क्वेरी रखते हैं, कोई सवाल रखते हैं, टीकाकरण से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमें स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 011-23421080 और 011-23421084। यदि आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल रखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आपको एक बार फिर से बता दें, आज का हमारा रेडियो डॉक्टर है खास तौर पर विश्व टीकाकरण सप्ताह पर, और यदि आप भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे लिसनर्स के फ़ोन आने शुरू हों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को कब से टीका लगवाना शुरू करना चाहिए। जी देखिए, जो टीकाकरण है वो बर्थ से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसे 0 डोज बोलते हैं। तो 0 डोज से फिर उसका हमारा एक शेड्यूल है, ठीक है। 0 डोज हो गया, फिर 4 वीक्स पे है, 6 वीक पे है, तो वी हैव ए प्री डिफाइंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसके हिसाब से ही पूरा जो है ये शेड्यूलिंग होता है, और ये अप टू 16 ईयर जाता है, ठीक है। प्री डिफाइंड है कि भाई 0 डोज पे क्या लगेगा, 1 महीना पे, 1.5 महीना पे, 9 महीने पे क्या लगेगा, ठीक है, 6 महीने पे, ठीक है। तो पूरा ये शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारी सरकार चलाती है, उसके अनुसार ही टीके लगते हैं। ओके सर, एक कॉल हम तक पहुंच गई है, पूछते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो जी, आपका नाम बताइए। नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, और साथ ही साथ FM रेनबो की पूरी टीम व श्रोताओं को भी नमस्कार। जी, सभी का नमस्कार। आप थोड़ा सा बताइए आपका सवाल क्या है, और आपका नाम भी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि बचपन में, हालांकि इस वक्त मेरी उम्र 48 साल है और 6 फीट मेरी हाइट है और O पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है जी। ये है कि मुझे बचपन में टीके किसी वजह से नहीं लग पाए 1978 में, और आज मेरी उम्र 48 साल है, तो क्या वो टीके अभी भी लग सकते हैं मुझे, मेरी माँ को या मेरी बहन को भी? ये राजेंद्र जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग बचपन के टाइम में अपना इम्यूनाइजेशन नहीं करा पाए हैं, ठीक है, तो अब वो इम्यूनाइजेशन रिपीट नहीं होगा।
लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन भी शेड्यूल है, जो एडल्ट एज ग्रुप होती है, ठीक है, उसके हिसाब से आप हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, टाइफॉइड वैक्सीन्स हैं, इस टाइप के जो वैक्सीन्स हैं जो अडल्ट्स में दिए जाते हैं, वयस्क एज ग्रुप में दिए जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये थे राजेंद्र जी कानपुरा दिल्ली से। एक और कॉल लाइन पर है, उन्हें भी मैं ले लेती हूँ कि ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ जी बताइए गौतम साहब। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा HIV एड्स है उसके बारे में इतनी जानकारी हमें हो चुकी है, तो क्या उसका कोई वैक्सीनेशन आ गया है, और नहीं आया तो कब आएगा? ये आपने बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा है। एक्चुअली अभी जो HIV है उसमें वैक्सीनेशन के ऊपर रिसर्च चल रही है, उसमें अभी सफलता नहीं मिली है, बट हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में शायद ऐसी कोई वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। जी, HIV एड्स को लेकर काफी लोगों के मन में सवाल होते हैं, लेकिन हाँ अभी उसके वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ सर, जैसे कि अभी ये पहले वाले हमारे जो लिसनर थे उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि एक एडल्ट होने के बाद वो बचपन वाले टीके नहीं लग सकते, और आपने कहा कि जो एडल्ट एज के हिसाब से टीके लगते हैं वो आप लगवा सकते हैं। सर बीच में कई बार ऐसा होता है कि एक जो कड़ी चल रही होती है बच्चों को टीके लगवाने की, वो छूट जाती है किसी कारणवश। जैसे पिछले कुछ सालों, अभी 2-3 साल पहले हमने कोविड टाइम निकाला है सबने, उस वक्त बहुत से बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनका जो प्रॉपर जो टीकाकरण का रहा होगा वो नहीं उनका शेड्यूल हो पाया। तो क्या वो टीके जो उनके उस दौरान पिछले 2-3 सालों के दौरान छूट गए वो उन्हें अब लगवाने चाहिए? नहीं, अगर जो टीकाकरण है वो पार्शियली इनकम्प्लीट है, जैसे महीना 2 महीना 6 महीने तक वो डिले हो गया है, तो उसे कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन जब गैप जो है सालों का आ जाए तो उस समय उस टीकाकरण को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर उनके एज के हिसाब से जो एज रिक्वायरमेंट है, जैसे 12 साल 14 साल में जैसे मान लीजिए गर्ल हैं, तो उस एज ग्रुप का जो टीकाकरण है वो जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, कैंसर का जो टीका आ गया है अभी सर्वाइकल, वो लगेगा उसमें। आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बट आने वाले एज ग्रुप के हिसाब से ही और या फर्दर टीकाकरण किया जाएगा। जी, तो ये है डॉक्टर प्रताप सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज टीकाकरण सप्ताह के तौर पर इस वक्त चल रहा है, सप्ताह मनाया जा रहा है और आपको उनसे टीकों से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हम वैक्सीनेशन से बच सकते हैं? जी देखिए, वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक वैक्सीन लगवाने के बाद जो उस डिजीज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई वैक्सीन लगवा लिया है तो हो सकता है कि 85 to 90% जो है आप उससे बचाव वाले घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, एक एडल्ट एज ग्रुप है और प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या लेडीज हैं। ठीक है, तो जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उसका हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, और ये सारी जो वैक्सीन्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, या CSCs हैं या डिस्पेंसरीज हैं, ये सब मुफ्त में अवेलेबल हैं। सरकार इसके लिए स्पेशल फंड एलोकेट करती है और इंश्योर करती है कि वैक्सीन्स की कभी कोई चेन जो है ब्रेक ना हो। ठीक है, तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो टीकाकरण होता है वो BCG है जो ट्यूबरक्लोसिस के बचाव में हेल्प करता है, पोलियो है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस A है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं, टेटनस टॉक्सॉइड्स हैं, तो MMR वैक्सीन्स हैं। तो ये है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। अगर एडल्ट की बात करें तो जैसे नीमोकोकल वैक्सीन्स हैं जो एडल्ट एज ग्रुप के लिए स्पेशली बनाई गई है, उसी एज ग्रुप में दी जाती है। टाइफाइड वैक्सीन्स है, ठीक है, और अभी जो है मलेरियल वैक्सीन और डेंगू पे भी थोड़े थोड़े ट्रायल चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो अवेलेबल हो जाए मार्केट में। ठीक है, अब मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात करूंगा तो स्पेसिफिकली जो है हेपेटाइटिस B वायरस जो वैक्सीन्स होती हैं और टेटनस टॉक्सॉइड है वो एडवाइजेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। जितनी भी गवर्नमेंट की हमारी डिस्पेंसरीज हैं, बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, CSCs हैं, ऑल ओवर इंडिया ये एडवाइजेबल हैं कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज को ये मिनिमम 2 वैक्सीन आपको जरूर लगवानी है। जी, सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि
किसी भी बीमारी का असर उनके होने वाले शिशु पर ना पड़े। तो अभी भी कोई भी इस समय प्रेग्नेंट फीमेल यदि सुन रही है और वो जानना चाहती है कि कौन कौन से वैक्सीन उन्हें लगवाने चाहिए, तो प्लीज जाइए और अपनी डॉक्टर से मिलिए और जानिए कि कौन कौन से वैक्सीन की उन्हें जरूरत है। आगे हम बात करेंगे टीकों के बारे में और भी, क्योंकि इस वक्त चल रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा विषय है टीकाकरण से जुड़ा हुआ। विश्व टीकाकरण सप्ताह चल रहा है और आपका भी यदि वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रताप सिंह, सफदरजंग हॉस्पिटल से। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो अनूप फ्रॉम झारखंड। जी अनूप जी, बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, WBC काउंट थोड़ा ज्यादा है, पल्मोनरी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का, अस्थमा का, तो नॉर्मल इम्यून कैसे आएगा वो बताइए ना प्लीज। अनूप जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आपने बताया कि आपको जो है ब्रोंकियल अस्थमा है और WBC आपका बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी जो है ब्रोंकियल अस्थमा एलर्जी की वजह से हो सकता है और उसमें WBC रेज हो सकता है। ठीक है, तो एक तो जो आपका WBC बढ़ा हुआ है उसकी जांच जरूर करानी है कि उसका कोई और कारण ना हो एलर्जी के अलावा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है ब्लड से रिलेटेड ऐसी कंडीशंस या ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें WBC रेज हो सकता है, तो इसको जरूर कंफर्म कराना है आपको कि ये WBC जो रेज्ड है ये एलर्जी की वजह से ही है या कोई और कारण नहीं है। ठीक है, और बाकी जो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये जरूर उनको लगवाना चाहिए। जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है ये 5 साल के लिए लगती है, उसके बाद अगर आपकी एज 65 तो हो जाती है उसके बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स है वो हर साल आपको लगवानी है। ये आपको जो रिकरेंट निमोनियाज होते हैं या जो लंग इन्फेक्शन होते हैं उससे 90% तक आपका बचाव करेगा ये। जी, तो ये तो थे अनूप कुमार, झारखंड से इनका मैसेज आया था। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त हम भी हमारे डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे को में कोई कमज़ोरी आ जाएगी, स्पेशली जो बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं या दादा दादी टाइप के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उन्हें लगता है हमारे बच्चों में कमज़ोरी आ जाएगी या उन्हें और कोई परेशानी हो जाएगी। तो ये एक मिथ है और या नहीं? हाँ। और दूसरा यही कि वैक्सीनेशन मतलब आखिर क्यों उनकी इस धारणा को हम किस तरह से बदल सकते हैं बेसिकली? ये बहुत अच्छा सवाल आपने रश्मि जी पूछा है कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है जी, ये खासकर जो रूरल एरियाज हैं, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे जो हमारा वैक्सीनेशन परसेंटेज है वो काफ़ी कम है जी। उन्हीं की वजह से जो है हम कुछ जो डिजीजेज हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर हेजिटेंसी है कि वैक्सीन लगाने के बाद कहीं कोई फालिस ना पड़ जाए, कोई हाथ पैर कमजोर ना पड़ जाए, और कभी कभी ऐसे भी सुनने में आता है कि ऐसे ना हो कि इसको जो है कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि भाई ये जो है आगे अपनी जनरेशन को ना बढ़ा पाए। ठीक है, तो इन सभी जो मिथ्स को हटाने के लिए CSC पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रेगुलर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं और कोई भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी भी वैक्सीनेशन हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है जो भारत सरकार चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, ऑल वैक्सीन्स आर टोटली सेफ। उनका कोई बहुत माइनर कभी कभी साइड इफेक्ट होता है, जैसे बुखार हो गया, लोकल एलर्जी हो गई। ठीक है, तो उसके लिए जो ऑलरेडी जहां सेंटर पे वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं, जो डॉक्टर हैं या स्टाफ है वो इनको एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से सजग करके बता के जब भेजते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी सुन रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं या माताएं हैं, कि जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है हमारा भारत सरकार का वो बहुत बढ़िया है और हमें इसको 100% टारगेट लेके जाना है। सभी को फुल्ली वैक्सीनेशन कराना है, अपने बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को और जो एल्डरलीज हैं उन सभी को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना है, वैक्सीनेशन कराना है। सर, यहाँ मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि जो टीनेज में होते हैं बच्चे, 16-17 के होते हैं, उन लोगों को भी कोई पर्टिकुलर टीका है जो लगना चाहिए? जी, अभी जो टीनेजर्स हैं, खासकर जो गर्ल्स हैं जी, जो 9-10 साल से लेके 14-15 साल की उम्र में हैं और खासकर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है,
ठीक है। तो SB जो है एक जो सर्वाइकल वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिससे जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसको प्रिवेंशन के लिए भी भारत सरकार ने लॉन्च भी किया है। और 2022 में सितंबर में अभी वो वैक्सीन भारत में बन रही है। ठीक है। एक पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार वो अभी दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल में, सरकारी जो हॉस्पिटल है उनसे दिया गया था, बट अभी फुल्ली जो है ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें नहीं आया है। बट इसकी जो एफिकेसी है बहुत अच्छी है, 90% के आसपास एफिकेसी है इसकी। और जो भी टीनेजर्स गर्ल्स हैं, खासकर जो 9-10 साल से लेके 14-15 साल तक की एज के हैं, इवन वो उन सभी को लगवाना चाहिए। और बॉयज में भी लगवाते हैं, क्योंकि जो पेनाइल कैंसर है या एनाल वॉर्ट्स वगैरह होते हैं उनसे 90% तक जो है प्रूवन प्रिवेंशन है। सर, किस एज ग्रुप तक ये लगता है, मतलब किस एज तक ये टीका लगवाया जाता है? एक्चुअली जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ जो कैंसर का संबंध है वो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप यानी यूजुअली टीनेजर ग्रुप में और यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है, तो उस एज ग्रुप तक अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, तो उस एज ग्रुप तक आप जो है लगवा सकते हैं। बट जो डिफाइंड एज है वो अप टू 14 से 15 साल है। ओके। तो जो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए आपको ये टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। जो यंग टीनेजर्स गर्ल्स हैं स्पेशली, उनके लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन साथ साथ जैसे कि सर ने बताया कि जो यंग बॉयज़ हैं, टीनेज ग्रुप में हैं, उन्हें भी लगा सकते हैं, उन्हें भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सर हमारे साथ लगातार कुछ कॉल्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है हम इन्हें भी ले लें। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए। नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, GS चड्ढा बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी बताइए चड्ढा साहब, आपका सवाल पूछिए। सीनियर सिटीजन हूँ डॉक्टर साहब। विटामिन D और विटामिन B का इंजेक्शन किस एज में लेना चाहिए? मेरी एज 66 हो जाएगी इसी अप्रैल में। हाँ, ये चड्ढा साहब आपने जो है बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। जो विटामिन D है या विटामिन B है, उनको वैक्सीनेशन के तौर पर रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है, उनके स्पेशल इंडिकेशंस हैं। और जो विटामिन D है, अगर आप जांच करवाने के बाद उसको रिप्लेस कराएं तो जो ओरल कैप्सूल्स है या ओरल जो दवाई है वो अवेलेबल है। अभी विटामिन D के जो इंजेक्शन है वो रिकमेंड नहीं करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और जो विटामिन B12 आप कह रहे हैं या B कह रहे हैं, उसके लिए पहले आप जांच कराइए। अगर खून में कोई कमी है या शरीर में कोई नसों में कोई कमी है तो जांच के बाद ही वो एडवाइस किए जाते हैं। इस तरीके से आप फ्रीली उनको बिना डॉक्टरी सलाह के ना लगवाएं। जी, कोई भी टीका बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यदि वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप जाइए और टीकाकरण के लिए किसी लैब में जाइए। सर, एक और मैसेज आया है आलोका का, नोएडा से। इन्होंने हालांकि उनका सवाल आप बता चुके हैं, इनकी डॉटर 22 साल की हैं, कौन से वैक्सीन उनको लगवाने चाहिए ये जानना चाहती हैं। देखिए, क्योंकि जो है एज अब इनका 22 ईयर हो गया है, तो ये अडल्ट वैक्सीनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। ओके। जो अडल्ट वैक्सीनेशन में अगर इन्होंने पहले हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन नहीं लगाया है तो वो उन्हें लगवाना चाहिए। अभी जो है जो टिटनेस टॉक्सॉइड है, क्योंकि रूटीनली उसका वैक्सीनेशन भी इनको कराना चाहिए। इनका जो पहला रूटीन पीडियाट्रिक एज ग्रुप का जो इनका शेड्यूल होगा उसमें पहले ये चेक करें कि क्या क्या वैक्सीनेशन लगा है, क्या क्या नहीं लगा है। क्योंकि जो वैक्सीन्स होती हैं, कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं कि जिनको एक डोज देने के बाद, एक या मैक्सिमम 2 डोज देने के बाद लाइफ लॉन्ग उनकी इम्यूनिटी रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे हेपेटाइटिस B है, अगर आपने पहले लिया है और वो 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसमें ही एंटीबॉडी एक टीटर होता है, उसको आप लैब में जाके करा सकते हैं। और अगर वो 10 से कम आता है तो आप रिपीट इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। जी सर, आपने यहाँ पर एक चीज़ ये बताई कि ये 22 साल का की इनकी डॉटर है, तो ये एडल्ट उसमें आ गई। तो हम 18+ वाले के लिए ही एडल्ट में लाते हैं या जो 16-17 वाले हैं, 15, आपने जैसे अभी बताया था सर्वाइकल कैंसर के केस में कि 14-15 की एज तक वो कैंसर वो वैक्सीनेशन हो सकता है। तो बेसिकली जो एडल्ट हम बच्चों को बोलते हैं वैक्सीनेशन के मामले में, वो क्या एज होती है? यूजुअली जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि जो एडल्ट एज है वो 18 साल ली गई है। 18 साल से ऊपर हम अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है, अपने जो बचपन में जो हमारा शेड्यूल है अगर वो नहीं लिया है, तो एडल्ट में जो एडल्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं,
ठीक है, वो आप जरूर लगवाइए। और एडल्ट वैक्सीनेशन में यूजुअली 18 साल से ऊपर का एज ग्रुप हम लेते हैं। ओके, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल से, और आज का हमारा विषय है टीकाकरण। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। 01123421080 हमारा फोन नंबर है, और इसके साथ में दूसरा नंबर है 23421084। दिल्ली से बाहर से यदि आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल रखना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आपके साथ हूं मैं रॉकिंग रश्मि, और हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल से हैं। और आज हम बात कर रहे हैं टीकों पर। सर, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके टीकों के बारे में पता होता है, जैसे आपने अभी बहुत सारे नाम बताए, MMR है, DPT के लगते हैं, और हेपेटाइटिस का होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी टीके हैं जिन्हें लोग कम जानते हैं। वो कौन से टीके होंगे? देखिए, एक तो जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो भारत सरकार ने बनाया हुआ है, जो सभी को लेना है जी। लेकिन कुछ टीके ऐसे हैं जो स्पेसिफिक एज ग्रुप में लगते हैं या स्पेसिफिक कंडीशंस में लगते हैं जी। स्पेसिफिक एज ग्रुप है, जैसे कुछ टीके हैं एल्डरलीज में लगते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का टीका है, न्यूमोकोकल का टीका है, या कुछ टीके ऐसे हैं कि जब हम अब्रॉड कहीं किसी विशेष कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहाँ का जो एंडेमिक कोई ऐसा डिजीज है, तो इसका जैसे एग्जांपल मैं लूंगा, येलो फीवर है। ठीक है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में किसी को विजिट करना है तो ये उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और टीके हैं जैसे जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, तो जैपनीज एनकेफेलाइटिस क्या है कि ये लोकलाइज है, कुछ पॉकेट्स हैं इसका, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं है हमारे उसमें, तो कुछ पॉकेट्स हैं, तो उस रीजन में ये जो उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें एडवाइजेबल है, वहाँ दी जाती हैं। और टीके हैं जैसे मेनिंगोकोकल हो गया, जैसे मेनिंजाइटिस के लिए है, या टाइफाइड वैक्सीन है, जैसे और लेसर नोन है, जैसे अभी रिसर्च चल रहा है डेंगू वैक्सीन पे भी। जो डेंगू वैक्सीन है वो काफ़ी कंट्रीज में उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो बट अभी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एफिकेसी नहीं है उसकी, एफिकेसी अभी 50-55% है, इसलिए बहुत सक्सेस नहीं हो पाया है। लेकिन स्पेसिफिक ये वैक्सीन जब भी दी जाती हैं जब उनका कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है या रिक्वायरमेंट है, वो रूटीन जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जी। सर, जैसे आपने बताया कि डेंगू की जो वैक्सीन है वो भी बन रही है, उस पर रिसर्च चल रही है, और हो सकता है कुछ टाइम में वो आ जाए, लेकिन हमने जैसे देखा है कि डेंगू या चिकनगुनिया के बाद पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो एक लोगों में मिथ भी होती है कि ताकत के इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओगे, तो क्या ऐसा लगवाना सही रहता है? एक्चुअली जो डेंगू है या चिकनगुनिया है ये वायरल डिजीजेज हैं, और ये पोस्ट वायरल सिंड्रोम्स हैं। उसमें डेफिनेटली कमजोरी तो रहती है, कभी कभी जो कमजोरी है वो 2 से 3 हफ्ते तक रह सकती है। तो उस कंडीशन में एक तो डॉक्टरी सलाह के बिना ना कोई वैक्सीन लगवाएं, ना कोई दवाई लें, डॉक्टर से सलाह लें, और डॉक्टर अगर चाहेंगे तो उनको हो सकता है कि आपको कुछ सप्लीमेंट या विटामिन से आपको एडवाइस करें। अदरवाइज अपना खान पीन अच्छा रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, और अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो मे बी कि अप टू 2 वीक्स में, मैक्सिमम 2 वीक्स में आप जो है रिकवर हो जाते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, विजय कुमार नेवडेली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी, बताइए आपका सवाल क्या है? अच्छा, मुझे पूछना है कि निमोनिया और इन्फ्लुएंजा एक ही है या अलग अलग है? कब लगवाना चाहिए? मेरी एज है 80 ईयर और मैं वैसे फिट एंड फाइन हूँ। आपने एज कितना बताया? 80 प्लस 81 है, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। और इन्फ्लुएंजा और निमोनिया कब लगाना चाहिए? ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ ही रहेंगे। हाँ जी। तो जो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये होती है जो वायरल निमोनियाज होते हैं उनसे प्रिवेंट करती है, उनका जो इंसिडेंस है उसको कम करती है। ठीक है, तो ये हर साल लगती है, तो ये बेटर है कि आप उसको लगवाइए। इन्फ्लुएंजा निमोनिया एक ही चीज है? इन्फ्लुएंजा जो है वो निमोनिया का एक प्रकार है एक्चुअली। नहीं, वैक्सीन दोनों को। हाँ नहीं, जो निमोकोकल वैक्सीन है, निमोकोकल अलग है,
नीमोकोकल अलग है और जो इन्फ्लुएंजा की जो हिप वैक्सीन है ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो नीमोकोकल की वैक्सीन है ये अप टू 5 ईयर तक काम करती है और एज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये मैंने सुना कि इन्फ्लुएंजा या निमोनिया की जो वैक्सीन है सर्दी आने से 1-2 महीना पहले, क्योंकि बुजुर्ग एज में निमोनिया का डर ज्यादा होता है। हाँ, 1 साल पहले मतलब जैसे सर्दी आने से पहले सितंबर अक्टूबर में लगवा दो। जी 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 बिल्कुल, सर्दी आने से 1-2 महीना पहले लगवा दो। ये आपने ठीक सुना है, क्योंकि जो इसका सीरो कन्वर्जन होता है वायरस का ना, अगस्त से सितंबर में लगवाएंगे तो 1 साल तक जो है वो वर्क करता है। 1 साल के बाद फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, वो रिपीट करना पड़ेगा। अब वैसे इन्फ्लुएंजा मैं जाऊँ तो उनसे कहूँगी इन्फ्लुएंजा या निमोनिया एक ही कि 2 नाम है क्या? जो इन्फ्लुएंजा है वो निमोनिया का एक टाइप है, बाकी जो निमोकोकल वैक्सीन है वो जो बैक्टीरियल निमोनियाज होते हैं उनके लिए है वो एक्चुअली, ठीक है जी। तो सर ने यही बताया है कि निमोनिया और इन्फ्लुएंजा में ज्यादा फर्क नहीं है, आप जाएं और निमोकोकल वैक्सीन जो है उससे इन्फ्लुएंजा एंड हिप वैक्सीन। जी ठीक है। एक सवाल था सर हम तक पहुंचा है, मेरठ से लिख रहे हैं विपिन, कहते हैं प्राइवेट ओपीडी जो डॉक्टर होते हैं उनके पास गवर्नमेंट से ज्यादा वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, तो क्या ये वो सारे ही वैक्सीनेशन जरूरी होते हैं? हाँ, ये बात सही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो वैक्सीनेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें वो टाइमली जो है ऐड भी करते हैं। कुछ वैक्सीन्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की अभी बात हमने पीछे की है, और हिप वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन्स हैं, तो ये वैक्सीन एड ऑन वैक्सीन है। जैसे अभी सर्वाइकल वैक्सीन की भी बात की है, तो ये भी जो है प्राइवेट में अवेलेबल है, तो प्राइवेट में आप लगवा सकते हैं। लेकिन अभी जो भारत सरकार का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें सभी वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है, वो केवल उन्हीं को इंक्लूड करते हैं जो बेसिक उनका रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, क्योंकि उन्हें क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करना है, क्योंकि वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो हमें ये भी देखना है कि वो कॉस्ट से जो है हमारा कितना इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो सर श्रीनगर से एक मैसेज आया है मोहम्मद इब्राहिम का, कह रहे हैं क्योंकि हम ठंडे एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग ब्लूमिंग सीजन के दौरान एलर्जी फेस करते हैं, तो क्या इनके लिए एलर्जी से प्रिवेंशन के लिए भी कोई वैक्सीन है? नहीं, एलर्जी से प्रिवेंशन के लिए तो पर से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप जो है मास्क यूज करें उस समय जब भी आपको लगे। जो ज़्यादा एलर्जिक हैं या उनको पता चल जाता है कि जब भी ये ब्लॉसम वाला टाइम आता है या सीजन आता है कि दे विल बिकम एलर्जिक, उनको सिम्टम आने लगेंगे, सांस के सिम्टम होते हैं, स्किन के सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेहतर है वो ये है कि वो मास्क उस दौरान या उस समय यूज करें। जी, मेरी पोती की उम्र 8 महीने की है, उसे IFPV का एक वैक्सीन तो लग गया था, लेकिन अब ये टीका CHC पर नहीं आ रहा, तो सर ये टीका किस बीमारी का है और ये कितना महत्वपूर्ण है, जानना चाहते हैं शिमला झुंझुनू से दिनेश शर्मा। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इनको एक तरह का ये पोलियो का ही टीका है, लेकिन सरकार का जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें दूसरे तरह के टीके भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है अपना डिस्पेंसरी में या जो भी CSC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ जाके जो है उसका रिप्लेसमेंट या दूसरा टीका लगवा सकते हैं। सर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है, कौलेश्वर ठाकुर का, ग्राम बारियातू झारखंड से पूछ रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कोविड की दोनों डोज मैं ले चुका हूँ, तो क्या मुझे बूस्टर डोज लेना जरूरी है? आई थिंक बूस्टर डोज तो अब लग नहीं रही है। देखिए, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोविड वैक्सीनेशन है वो अभी नहीं दिया जा रहा है, वो बंद कर दिया गया है, और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली हैं तो अभी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आती है, वी विल वेट। तो अभी तो हम जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोविड अभी कंट्रोल में है, कोविड नहीं है, कोविड की वैक्सीनेशन या कोविड की बात ना करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कोविड का जो समय है यदि एक बार याद करते हैं तो बहुत कुछ आंखों के आगे आ जाता है, केवल हंसते मुस्कुराते चेहरे जो हमारे सामने हुआ करते थे वो किस तरह से उनका दूसरा ही रूप हमें देखने को मिला। तो कोविड को भी थोड़ा सा दूर रखते हैं, और हाँ, बूस्टर डोज फिलहाल नहीं लग रही है। सर एक सवाल और आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि मेरी डॉटर जो है 13 साल की है और ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं यहाँ कि क्या इस दौरान यहाँ पर फ्लू और दूसरा ये क्या पूछना चाहते हैं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन लेनी ज़रूरी है, लगवानी ज़रूरी है?
हालांकि ये कह रहे हैं कि उनकी जो बेटी है वो हेल्दी डाइट लेती है और बिल्कुल फिट है। जी, एक्चुअली अभी जो इनकी डॉटर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं जी, तो देखना पड़ेगा कि उनका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है कि वो इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मैं इनको यही सलाह दूंगा कि अभी इनका जो है एडोलेसेंट एज ग्रुप है, कम से कम ये जो गार्डिनल है सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसको लगवा ले जी। और हिप वैक्सीन है, क्योंकि ठंडा मौसम है, वायरल जो निमोनियाज हैं या डिजीज हैं होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो उसको लगवा ले। जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है उसका जो उनका लोकल शेड्यूल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कंट्री की या लोकल रीजन की, उसके अनुसार ही ये डिसाइड करें और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं या सेंटर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। जी सर, ऐसा ही एक और सवाल भी आया है। शबनम ने लिखा है बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। उनका मेरी बेटी के लगभग सारे टीके पूरे हो गए हैं और 19 साल की वो हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में किसी प्रकार का टीकाकरण की आवश्यकता तो नहीं? आई थिंक उन्हें भी सर्वाइकल कैंसर का टीका लगवा लेना चाहिए। अब ये सर्वाइकल जो टीका है उसका जो एज ग्रुप है उसको तो क्रॉस हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी और 1-2 रिक्वायरमेंट हैं, तो बेटर होगा कि आप जो है बड़े हॉस्पिटल में जाके एक बार डिस्कस कर रहे हैं उनसे ओपनली बात करें, क्योंकि उसमें कई फैक्टर हैं जो लिए जाते हैं टीकाकरण से पहले जी, ठीक है। तो मैं इन्हें यही सलाह दूंगा कि आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट कीजिए और जो यूजुअली जो ये इसके सर्वाइकल वैक्सीन दिया जाता है गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया जाता है, तो वहाँ डिस्कस करके वो देखिए कि आपके जो वो कुछ ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उसके कुछ कंडीशंस हैं। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त चल रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। सर, जैसा अभी आपने बातों ही बातों में एक बात बताई कि एक येलो समथिंग आपने कुछ टीका येलो फीवर बताया था, और ये जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं बेसिकली ट्रैवल करते हैं उनके लिए था। तो क्या ट्रैवल वैक्सीन टाइप से भी कुछ होता है कि यदि हम कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं और हमें कुछ प्रॉपर वैक्सीनेशन लेकर जाना चाहिए? ये मैं आपसे लिए अपने इंडिया के लिए भी पूछना चाह रही हूँ और यदि देश से बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक ग्रुप है हमारा जिसे हम ट्रेवल वैक्सीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी स्पेसिफिक रीजन में विजिट कर रहे हैं, हमारे कोई भी कंट्री के आदमी, जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डिजीज वहाँ पे एंडेमिक है, जैसे येलो फीवर की बात करेंगे तो उधर जो है ये येलो फीवर जो है एंडेमिक है और वो बाई चांस वहाँ पे इन्फेक्ट हो गए तो ये बड़ा चांसेस है कि वो अभी हमारी कंट्री में डिजीज नहीं है तो ये डिजीज जो है हमारी कंट्री में आ सकती है। तो ऐसे उसमें मैंडेटरी है कि आप येलो फीवर वैक्सीन लगा के भेजें। और दूसरी जो वैक्सीन हैं, जो ट्रेवल वैक्सीन हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो हेपेटाइटिस बी है, ए है, ऑल रूटीन वैक्सीन्स, ठीक है। इवन जो निमोकोकल वैक्सीन्स हैं, हिप वैक्सीन्स हैं, MMR वैक्सीन्स है, वेरिसेला वैक्सीन्स है, जो बूस्टर वैक्सीन अभी जो है नई इंक्लूड की गई है एल्डरलीज के लिए, ये सब जो है ट्रेवलर वैक्सीन्स में आती हैं, क्योंकि हर कंट्री का जो रीजनल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। हम वहाँ विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से आपको एक्सपोजर ना हो जाए, तो उनको प्रिवेंशन के लिए ये सारी वैक्सीन्स, इसमें और भी वैक्सीन्स होंगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है उसका शेड्यूल है, वो सारी वैक्सीन लेके आप जब ट्रेवल कीजिए। जी, ट्रेवल वैक्सीन नाम से जो सर ने एक पूरा हमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दी है, उसे ध्यान से आई थिंक हमारे लिसनर्स ने सुन लिया होगा। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो वैक्सीनेशन ज़रूर करा के जाइए, ताकि आप अपने ट्रैवल को एक खुशनुमा वातावरण में एंजॉय कर पाएं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। सर, जैसे कि बहुत सारे आपने हमें सवालों का जवाब भी दिया हमारे लिसनर्स के, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे को एक बार में मतलब मोर देन 1 वैक्सीन लग सकता है क्या? हाँ, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, तो उसमें एक से ज्यादा वैक्सीन दिए जा सकते हैं, लेकिन जो उनका देने का साइट है वो अलग अलग हो सकता है। और जो ये MMR वैक्सीन है ये भी बच्चों को दिया जाता है? MMR वैक्सीन भी बच्चों को दिया जा सकता है सर, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है कि मतलब बीच में मिथ आया था, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मिथ है या एक्चुअल में सही है कि क्या MMR जो वैक्सीन है इसका ऑटिज्म से कोई लिंक है? इसका पहले कंट्रोवर्सी आई थी कि जो MMR वैक्सीन है ये ऑटिज्म से रिलेटेड है, तो इस पर रिसर्च हुई और जिन लोगों ने इसको कोट किया था
फिर बाद में उन्होंने वो अपना पेपर विड्रॉ किया और बाद में MMR वैक्सीन को फिर से रीशेड्यूल किया गया रूटीन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। तो आज की तारीख में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, MMR वैक्सीन टोटली सेफ है। जी सर, ऑटिज्म के लिए क्या कोई पर्टिकुलर वैक्सीन है कि बच्चे को हम इन फ्यूचर ऑटिज्म से बचा सकें? नहीं, वो एक जो है बिहेवियर रिलेटेड वो डिजीज है, उसके लिए जो है आप जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बात करेंगे, जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं उनसे बात करेंगे, तो डेफिनेटली जो है इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। जी, मैसेज हम तक पहुंचा है। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो और उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, या उस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कोई वैक्सीनेशन जरूरी है? देखिए, जब इनको कोविड हुआ, जब कोविड का वेव 1 आया, वेव 2 आया, ठीक है, उसके बाद जो है कोरोना के बाद वो रिकवर कर गए, उसके बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और जो भी रूटीन वैक्सीनेशन है उनके एज ग्रुप के हिसाब से, या उनके मान लीजिए वो प्रेगनेंसी वाले उसमें है, फेज में है, तो कोई भी जो शेड्यूल के हिसाब से अपने रूटीन वैक्सीन वो ले सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कोविड के बाद कोई वैक्सीन को टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया जाए या रोक दिया जाए। अगर वो स्वस्थ हैं, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो वैक्सीनेशन एज पर शेड्यूल ले सकते हैं। जी, एक मैसेज आया था श्रीनगर से, इन्होंने जानना चाहा था और वो प्रोग्राम सुन के बहुत खुश हैं। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी और जो उनके सवाल का वो जवाब दिया उसके लिए वो शुक्रिया कह रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम थे ये। सर, जैसा कि आज आपने वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे लिसनर्स को बताई, उनके सवालों का भी जवाब दिया, तो अब चूंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है हमारे पास, तो आप हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे लिए आप क्या एक मतलब वाइंड अप मैसेज देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? और अभी भी जिन लोगों के दिमाग में ही रहता है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए या इससे कुछ नहीं होता, यदि हम हेल्दी डाइट खाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम उन्हीं से ठीक हो जाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज से जो है वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक स्टार्ट हुआ है, तो ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। और मेरा मैसेज ये है कि हमें जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन है उसको 100% कवरेज करना है। अभी जो हमारा कवरेज है वो कम है, 70% के अनुसार है, और वो वैक्सीन के अनुसार भी है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक जो एज ग्रुप है, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, उसको हमें 100% करना है। मैं सभी माताओं से, बहनों से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को पूरा वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन को कहीं ब्रेक नहीं करना है बीच में। एडल्ट से मैं कहूंगा कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। और जो टीनेजर गर्ल्स हैं, जो उस एज ग्रुप में आती हैं, जो 9-10 साल से लेकर 14-15 साल तक की गर्ल्स हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि अभी अभी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, आप प्लीज उसको जरूर लगवाइए। ये फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, 90% से ज्यादा इसकी एफिकेसी है। एल्डरलीज के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है एज के हिसाब से, तो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो एल्डरली जरूर लगवाएं। और वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 80 to 90% हम सेफ हैं उन डिजीज से। सो वैक्सीनेशन सेफ है, इफेक्टिव है, इजीली अवेलेबल है, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। बहुत सारी जो वैक्सीन हैं वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अवेलेबल हैं। कुछ वैक्सीन हैं बट वो हाई प्राइस नहीं है, कोई भी उनको अफोर्ड कर सकता है। तो मेरी सभी सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यू गो फॉर वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाइए। ये आपके खुद के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इस वक्त आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं तो एक बार फिर से रेनबो आकाशवाणी की तरफ से हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त चल रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह, और इस सप्ताह का थोड़ा सा लाभ उठाइए और अपने मन को टीकाकरण कराने के लिए एक ठोस कारण दीजिए और जाइए और वैक्सीनेशन कराइए। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आपके घर में बुजुर्ग हैं, कोई गर्भवती महिला है, आप सभी जाइए और एज एन एडल्ट भी जरूर जाएं। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशली सर्वाइकल कैंसर का टीका लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन फ्यूचर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जी तो सर, आज आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।